नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की घटना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से होती है। मेरठ जिले में ही एक गांव पड़ता है और उसी गांव में रहने वाला देशराज। देशराज के पास अपनी 28 एकड़ जमीन होती है। गांव का सबसे धनी और रईस व्यक्ति होता है। देशराज के पास पैसा होता है, पावर होती है। गांव के सभी गरीब लोग इसकी काफी ज्यादा इज्जत किया करते थे। गांव के लोग इसीलिए इसकी इज्जत किया करते थे क्योंकि इसके पास पैसा और पावर दोनों होते हैं। लेकिन देशराज जो था वो नाड़ी का ढीला व्यक्ति होता है, लंगोट का ढीला व्यक्ति होता है। वो गांव की भोली भाली महिलाओं को खेत में बुलाता था और खेत में बुलाने के बाद उनके साथ गलत काम करता था और कुछ पैसे दे करके मामले को रफा दफा कर दिया करता था। बस यही देशराज का काम होता है। देशराज के दोस्तों बेटे सुशील की 4 साल पहले किसी कार दुर्घटना में मौत हो जाती है। देशराज के परिवार में सिर्फ इसकी एक बहू होती है जिसका नाम कल्पना होता है। कल्पना एक ऐसी महिला होती है जो कि हमेशा अपने घर के कामकाज में ही व्यस्त रहा करती थी। बहुत ही संस्कारी महिला थी। देशराज के इस घर के अंदर एक पोती भी होती है जिसका नाम अनीता होता है। अनीता जो कि 12वीं कक्षा में अपनी पढ़ाई किया करती थी। अनीता भी एक संस्कारी और मेहनती लड़की होती है। दिन रात वो किताबों को ही पढ़ा करती थी। अनीता की इच्छा थी कि वो बड़ी होकर के बहुत अच्छी खासी डॉक्टर बन जाएगी, लेकिन कोई भी इस बात को नहीं जानता था कि देशराज जो था वो अपनी पोती अनीता और अपनी बहू कल्पना के साथ भविष्य में किस घटनाक्रम को अंजाम देने वाला होता है। लेकिन इस घटनाक्रम को अंजाम देने से पहले वो एक बहुत बड़ा कांड करने वाला था। इस तरह से घर में अब तक सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा होता है। दिन जो थे वो ऐसे ही गुजरते चले जाते हैं और फिर एक ऐसी तारीख आ जाती है जिसमें 10 अक्टूबर 2025 का दिन आ जाता है। सुबह के करीब 8 बजे के आसपास का वक्त होता है। अनीता जो थी वो अपने स्कूल में जाने के लिए तैयार हो चुकी थी। अनीता अपने दादाजी के पास जाती है और दादा देशराज से कहने लगती है कि दादाजी, मुझे स्कूल की तरफ से 3 दिनों के लिए टूर पर जाना है। पिछले साल तो आपने मना कर दिया था जिसकी वजह से मैं टूर पर जा नहीं पाई थी, लेकिन इस बार मुझे टूर पर जरूर जाना है। देशराज जो था वो अपनी पोती अनीता से कहने लगता है कि तुम्हें किसी भी टूर वगैरह पर नहीं जाना है। तुम जो है सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। बस यही 2 बातें कहने के बाद देशराज जो था वो अब अपने एक कमरे से उठता है और फिर दूसरे कमरे की तरफ जाने लगता है। देशराज की नजर जो थी वो अपनी बहू कल्पना पर पड़ जाती है। कल्पना जो थी वो उस समय अपने कपड़े वगैरह धो रही थी, लेकिन देशराज कल्पना की खूबसूरती और सुंदरता को देख करके देशराज की नीयत इस पर खराब होने लग जाती है। ससुर सोचने लग जाता है कि अगर आज उसकी पोती अनीता अपने स्कूल के टूर पर चली जाती है तो फिर घर में बहू बिल्कुल भी अकेली रह जाएगी और फिर इसके बाद मैं बहू के अकेलेपन का फायदा उठा लूंगा। और तभी दादा जो है वो तुरंत अपनी पोती अनीता का आवाज लगाता है और फिर अनीता को 3-4 हजार रुपए भी देता है और कहने लगता है कि अनीता, तुम अपने स्कूल के टूर पर जा सकती हो। अनीता भी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और फिर इसके बाद अनीता जो है वो अपने घर से अपना सामान पैक करती है, अपने कपड़े उठाती है और कपड़े उठाने के बाद थैले में भर करके वो स्कूल की तरफ चली जाती है क्योंकि उसे 3 दिनों के लिए स्कूल की तरफ से टूर पर जाना था। करीब 1 घंटे का वक्त गुजर जाता है, लेकिन अनीता नहीं जानती थी कि आज उसकी माँ के साथ क्या होने वाला था। 1 घंटे का वक्त जैसे ही गुजर जाता है तो फिर इसके बाद जो ससुर होता है वो सोचने लग जाता है कि उसकी बहू जो है वो घर में बिल्कुल अकेली है और आज रात मुझे उसका फायदा उठाना है। ये सारी बातें सोचने के बाद अब जो ससुर था वो अपने घर से तुरंत निकल जाता है। वो उसी समय अपने एक दोस्त के पास फोन कॉल करता है। वो अपने दोस्त से कहता है कि चलो खेत में बैठ करके अच्छी सी पार्टी करते हैं और फिर इसके बाद सूरज से वो ये भी कहता है कि तुम पास के ठेके पर जाओ और अच्छी खासी शराब खरीद कर लाओ और साथ में कुछ खाने पीने का भी सामान खरीद कर लाना। और फिर इसके बाद ये जो ससुर होता है वो अपने घर से मोटरसाइकिल उठाता है और अपने खेत में चला जाता है। थोड़ा वक्त गुजरने के बाद सूरज भान इसका दोस्त भी शराब और थोड़ा सा सामान खरीद करके खेत में पहुंच जाता है। दोनों दोस्त बैठ करके वहां शराब पीने लग जाते हैं और जब दोनों को गहरा नशा हो जाता है तो फिर इसके बाद जो सूरज भान इसका दोस्त होता है वो इसे कहने लगता है कि यार आज तो कोई हमें महिला मिलनी चाहिए। सौभाग्य की बात ये होती है कि उस खेत के अंदर इसी गांव की एक किसान की पत्नी जिसका नाम भारती होता है वो इनके खेतों में आ जाती है। भारती जो थी वो कुछ चारा वगैरह काटने के लिए खेत में आई थी और जैसे ही सूरज भान की नजर उस महिला भारती देवी पर पड़ती है तो फिर सूरज अपने दोस्त देशराज से कहने लगता है कि देखो, ये तो सौभाग्य की बात है कि एक महिला हमारे खेत में खुद ही आ गई है और ये महिला जो है वो भारती है।
भारती देवी का चाल चलन चरित्र जो था वो कुछ ठीक नहीं था, जिसको परखने के बाद सूरज अब इस महिला भारती के पास जाता है और फिर भारती से ये कहता है कि हम दोनों तुम्हारे साथ थोड़ा सा वक्त गुजारना चाहते हैं। भारती जो थी वो एक ऐसी महिला होती है जो कि पैसे लेकर के लोगों के साथ अपना वक्त गुजार लिया करती थी और फिर इसके बाद भारती को मना लिया जाता है। लेकिन भारती देवी इन दोनों से कहने लगती है कि पहले मुझे पैसे दे दो और फिर इसके बाद तुम अपना काम जल्दी से खत्म कर लो। और फिर इसके बाद देशराज अपने जेब से 3-4 हजार रुपए निकालता है और फिर इस महिला भारती देवी को दे देता है। और फिर इसके बाद ये दोनों दोस्त इस महिला भारती को लेकर के खेत में बने कमरे के अंदर जाते हैं और फिर इस महिला की रजामंदी से इसके साथ दोनों ही गलत रिश्ते कायम करने में लग जाते हैं। और ये गलत रिश्ते तब तक कायम किए जाते हैं जब तक कि दोनों का मन खुश नहीं हो जाता, दोनों की हसरतें पूरी नहीं हो जाती है। और जैसे ही सूरजभान और देशराज की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है तो फिर इसके बाद दोनों दोस्त जो है वो खुश होकर के कुछ और भी पैसे इस महिला को देते हैं और फिर इसके बाद वो महिला जो है वो इन पैसों को लेकर के खुश होकर के अपने घर लौट जाती है। इसके बाद ये दोनों दोस्त बैठ करके वहीं पर शराब पीना शुरू कर देते हैं। शराब पीते पीते अब शाम का समय हो चला था। अब दोनों दोस्त जो है वो दिन भर शराब पी चुके थे, उन्हें बहुत अच्छा खासा नशा भी हो गया था। दोनों ने बैठ करके खूब सारी बातें की और अब दोस्तों जाहिर सी बात है उन दोनों को ही घर जाने का टाइम हो चुका था। तो अब जो देशराज था वो अब घर जाने का विचार बनाने लगता है। अब शराब पीते पीते चूंकि शाम का समय भी हो चुका था तो फिर देशराज के मन में ये बात आने लग जाती है कि आज उसकी पोती अनीता भी घर पर नहीं है, उसकी बहू जो है वो घर पर बिल्कुल ही अकेली है इस वक्त। तो आज रात उसका भी उसे फायदा उठाना था। और दोस्तों इस तरह से देशराज अपने दोस्त सूरजभान से कहने लगता है कि अब मुझे घर लौटना होगा, मुझे घर में कुछ जरूरी काम पड़ा है। और इस तरह से अब देशराज और साथ में इसका दोस्त जो सूरजभान होता है वो दोनों मोटरसाइकिल लेकर के खेत से चल पड़ते हैं और सीधे अपने गांव में पहुंच जाते हैं। गांव में आने के बाद सूरजभान अपने घर पर चला जाता है और देशराज भी अपने घर पर आ जाता है। घर के दरवाजे को खटखटाया जाता है और फिर जो इसकी बहू होती है वो घर का दरवाजा खोलती है और फिर इसके बाद ससुर जो है वो घर के अंदर चला जाता है। अब दोस्तों ससुर जो है वो सोचने लग जाता है कि मुझे बहू को कुछ थोड़ा सा लालच देना चाहिए और उसी समय ससुर जो था वो अपने कमरे के अंदर जाता है और तिजोरी का ताला खोलता है और उसमें से कुछ पैसे निकालता है और पैसे निकालने के बाद वो सीधे अपनी बहू के पास जाता है। बहू से कहने लगता है कि बहू तुम्हारे पास कोई भी नया गहना नहीं है तो मैं तुम्हारे लिए एक सोने की अंगूठी खरीदने के लिए शहर में जा रहा हूँ। तभी बहू अपने ससुर से कहने लगती है कि पिताजी मुझे किसी भी अंगूठी की जरूरत नहीं है क्योंकि वैसे भी मेरे पति गुजर चुके हैं, वही मेरा गहना थे, वही मेरे सब कुछ थे। लेकिन यहाँ पर जो ससुर होता है वो बहू को लालच देना चाहता था। तो ससुर कहने लगता है कि फिर भी कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक सोने की अंगूठी खरीद करके लाता हूँ। अब यहाँ पर बहू जो है वो सोचने लग जाती है कि जब उसके ससुर इसी बात के लिए कह रहा है तो फिर वो अपनी मर्जी से मुझे कुछ भी दे सकता है। तो अब इसके बाद ससुर शहर में जाता है और शहर में जाने के बाद वो सोने की एक नहीं बल्कि 2 अंगूठियां खरीदता है और ये 2 अंगूठियां खरीदने के बाद वो रात के 8 बजे के आसपास वापस से अपने घर लौट आता है। घर पर आने के बाद वो सोने की दोनों अंगूठियां जो थी वो अपनी बहू को ले जाकर देता है। बहू से कहने लगता है कि बहू ये दोनों सोने की अंगूठियां जो है वो तुम्हारे लिए मैं बहुत ही प्यार से खरीद कर लाया हूँ, तो तुम इन्हें पहन लेना। और ये बातें कहने के बाद अब जो ससुर था वो अब साफ साफ शब्दों में अपनी बहू से कहने लगता है कि देखो बहू, तुम मेरे साथ बस थोड़ा सा वक्त गुजारना शुरू कर दो। अब जैसे ही वक्त गुजारने की बात बहू से कही जाती है तो बहू जो है वो चौंक जाती है, दंग रह जाती है। कल्पना सोचने लग जाती है कि उसका ससुर ये उसे कैसी बातें कह रहा है। लेकिन अब जो बहू थी वो अपने इस ससुर को साफ साफ शब्दों में इसके लिए मना कर देती है। लेकिन जो ससुर था दोस्तों वो सोचता रह जाता है। ससुर सोचने लग जाता है कि प्यार से ये नहीं मानेगी और अब जो ससुर होता है वो अपने घर का जाकर के मेन गेट बंद कर देता है और फिर उसके बाद वो अपनी इस बहू के मुंह पर अपना हाथ रख देता है और फिर हाथ रखने के बाद इसे घसीट करके कमरे के अंदर लेकर जाता है और कमरे के अंदर ले जाने के बाद वो इसके हाथ पैर चुन्नी के साथ बांध देता है और मुंह पर कपड़ा भी बांध दिया जाता है। और फिर ये सब करने के बाद जो ससुर होता है वो इस महिला के साथ गलत काम करना शुरू कर देता है। ससुर की बुद्धि जो थी वो बिल्कुल ही अचेत हो चुकी थी, उसका दिमाग बिल्कुल ही शून्य हो चुका होता है।
ससुर जो है वो ये एक पल के लिए भी ये नहीं सोचता है कि ये उसके बेटी की समान है। जो देसराज होता है इस गलत काम को अंजाम देता ही चला जाता है। दूसरी तरफ बहू इसे मना करती जा रही थी, लेकिन फिर भी ससुर मानने को तैयार नहीं होता है। वो इस गलत काम को अंजाम देता ही चला जाता है और फिर जैसे ही उसकी सारी इच्छाएं और सारी हसरतें पूरी हो जाती है तो फिर वो इस महिला को छोड़ देता है। अब दोस्तों ससुर जो है वो अपनी बहू को धमकी भी देना शुरू कर देता है। वो बहू से कहता है कि अगर तुमने ये बात अपनी बेटी या गांव में किसी को भी बताने की कोशिश की तो फिर मैं तुम दोनों को ही घर से बाहर निकाल दूंगा। और इस तरह से बहू जो है वो बेहद डर जाती है। अब इसके बाद जो ससुर होता है दोस्तों वो फिर से अपने घर के अंदर बैठ करके शराब पीना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ बहू को पूरी रात नींद नहीं आती है। पूरी रात वो जागते ही बिता देती है। और अब जैसे ही अगला दिन होता है तो जो ससुर होता है वो फिर से अपने घर से बाहर निकलता है और खेतों में जाकर के वो फिर से शराब पीना शुरू कर देता है। अपने दो दोस्तों को खेत में बुलाता है और उनके साथ बैठ करके पूरा दिन शराब पीता है। और दूसरी तरफ जो बहू थी वो हर समय इसी बात को सोचती रहती है कि उसका जो ससुर है वो एक तरह से दानव निकला। उसने तो उसे भगवान की तरह माना था, लेकिन वो एक राक्षस निकला था। लेकिन ये जो महिला बहू होती है वो अपने ससुर का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकी थी, क्योंकि इस महिला कल्पना के माता पिता की भी मौत हो चुकी थी। घर में इसका कोई भाई भी नहीं होता है और इस तरह से जो बहू थी वो अब इस घर में रहने के लिए मजबूर हो जाती है। लेकिन बहू नहीं जानती थी कि उसके साथ आज रात भी ये सब दोबारा से होने वाला था। पूरा दिन गुजर जाने के बाद रात के तकरीबन 9 बजे के आसपास जो ससुर होता है वो नशे की हालत में धुत होकर के वो वापस से अपने घर पर पहुंचता है। अब घर का दरवाजा खटखटाया जाता है। बहू जो है वो मजबूर होकर के घर का दरवाजा खोल देती है और फिर इसके बाद ससुर जो है वो घर के अंदर बैठ करके खाना खाता है। और खाना खाने के बाद जैसे ही रात के तकरीबन 10 बजे के आसपास का वक्त होता है तो फिर बहू अपने कमरे के अंदर जाकर लेट जाती है। कमरे की दरवाजे की कुंडी भी अंदर से वो बंद कर देती है, लेकिन ससुर के मन में तो सिर्फ वही सारी बातें चल रही होती है। अब ससुर जो था वो कमरे के दरवाजे पर दस्तक देता है, लेकिन जो बहू होती है वो घर का कमरे का दरवाजा ही नहीं खोल रही थी। अब दोस्तों इसके बाद जो ससुर होता है वो बहू को धमकी देता है कि कल के कल तुम अपना सामान उठा करके और अपनी बेटी को लेकर के इस घर से बाहर निकल जाना। तुम्हारी बेटी जो है वो 2 दिनों के बाद घर पर आ जाएगी, उसके बाद मैं उसे भी तुम्हारे साथ घर से निकाल दूंगा। जब ऐसी ऐसी बातें बहू से कही जाती है तो बहू जो है वो मजबूर होकर के कमरे का दरवाजा खोल देती है। और फिर इसके बाद दोस्तों जो ससुर होता है वो इस कमरे के अंदर जाता है। आज की पूरी रात भी वो इसी महिला के साथ गुजारता है। अब जो ससुर देसराज होता है इस महिला का तब तक फायदा उठाता है जब तक कि इसका मन खुश नहीं हो जाता है। और जैसे ही ससुर का मन भर जाता है तो फिर वो इस कमरे से बाहर निकल जाता है और फिर सीधे अपने कमरे में जाकर के लेट जाता है। लेकिन आज की पूरी रात भी इस महिला को नींद नहीं आती है और इस तरह से 3 रातें ऐसे ही गुजर जाती है। 3 रातों के दौरान ससुर इसके कमरे में जाता था, गलत काम करता था और फिर अपने कमरे में जाकर के लेट जाया करता था। अब 3 दिनों का वक्त गुजरने के बाद एक तारीख आ जाती है, 15 अक्टूबर 2025 का दिन। सुबह के तकरीबन 11 बजे के आसपास का वक्त होता है। अब कल्पना की बेटी अनीता जो थी वो अपने स्कूल टूर से घर पर वापस आ जाती है और जैसे ही अनीता घर के अंदर घुसती है तो देखती है कि उसका दादा उस समय उसके घर पर नहीं होता है। लेकिन दोस्तों जब अनीता अपनी माँ को परेशान और उदास देखती है तो फिर वो उससे पूछने लगती है कि माँ तुम बहुत ज्यादा परेशान और उदास दिख रही हो, तो क्या बात हो गई है। लेकिन ये महिला कल्पना जो थी वो इस बात को टाल देती है। कल्पना जो है वो खुश होने का नाटक करने लगती है और फिर वो अपनी बेटी से कहने लगती है कि बेटी तुम मुझसे दूर हो गई थी, चली गई थी, इसी वजह से मैं बहुत परेशान थी। और इस तरह से वो अपनी बेटी के हाथों पर काली पट्टी बांध देती है, उसे उसकी कोई सच्चाई नहीं बताती है। और यही इस कल्पना की सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन कल्पना नहीं जानती थी कि आगे भविष्य में चल करके उसका ससुर उसकी बेटी अनीता के साथ क्या करने वाला था। इस तरीके से दिन गुजरते चले जाते हैं और फिर एक तारीख आ जाती है 20 अक्टूबर 2025 का दिन। सुबह के करीब 8:30 बजे के आसपास का वक्त होता है। ससुर जो था वो अपने घर से बाहर बैठा हुआ था और अनीता जो थी वो अपने स्कूल में जाने के लिए तैयार हो जाती है। अनीता जैसे ही घर से बाहर निकलती है तो फिर जो
देशराज होता है वो अपनी पोती अनीता को अपने पास बुलाता है और अनीता से कहने लगता है कि अनीता तुम्हारे पास फोन है कि नहीं है। तो अनीता कहती है कि दादाजी मेरे पास तो कोई भी फोन नहीं है, लेकिन मैं कुछ दिनों से इस बात को सोच जरूर रही थी कि मुझे भी एक अच्छा सा स्मार्टफोन खरीद लेना चाहिए। लेकिन देशराज अपनी पोती अनीता से कहने लगता है कि आज तुम फिर स्कूल मत जाओ, बल्कि तुम मेरे साथ आज शहर में चलो और मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा सा एक मोबाइल फोन खरीद देता हूँ। अब इन बातों को कल्पना बहू भी सुन रही थी। बहू जो है वो उसी समय अपनी बेटी अनीता को अपने पास बुलाती है और कहने लगती है कि बेटी तुम्हें कोई भी मोबाइल फोन खरीदने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अभी फोन की कोई जरूरत नहीं है, इससे तुम्हारी पढ़ाई पर बुरा असर पड़ेगा। लेकिन दोस्तों अनीता जो थी वो इस बात से बेहद खुश थी। अनीता अपनी माँ से कहने लगती है कि माँ जैसे ही मेरे पास फोन आ जाएगा तो इससे मेरी बहुत अच्छी खासी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। जितने भी पढ़ाई के दौरान मुझे मुश्किलें आती है वो सारी ही मुश्किलें मेरी आसान हो जाएंगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो बेटी अनीता होती है वो कुछ भी नहीं जानती थी। वो नहीं जानती थी कि आज उसका दादा जो है वो उसके साथ क्या करने वाला था। आखिरकार फोन लेने का फैसला ले लिया जाता है और फिर इसके बाद देशराज जो है वो अपने घर से मोटरसाइकिल बाहर निकालता है और फिर अपनी पोती अनीता को आवाज लगाता है। अनीता से कहता है कि जल्दी से आकर मेरे मोटरसाइकिल पर पीछे बैठ जाओ और फिर इसके बाद अनीता जो है वो बहुत ही खुशी के साथ अपने दादा देशराज के मोटरसाइकिल पर बैठ जाती है और दादा जो है वो मोटरसाइकिल चलाना शुरू कर देता है। दादा और पोती दोनों ही शहर की तरफ चल पड़ते हैं, लेकिन बीच रास्ते में दादा जो है वो अपनी पोती के साथ अजीब हरकतें करना शुरू कर देता है। पोती अनीता सोचने लग जाती है कि उसके दादा जो है वो उसे जानबूझकर नहीं छू रहे हैं, बल्कि उससे गलती से उनका हाथ जो है वो लग रहा होगा और इसी वजह से अनीता जो है वो कुछ भी अपने दादा को ना तो बोल पाती है और ना ही वो उससे कुछ भी कहती है। और आखिरकार अब शहर आ भी जाता है। शहर में जाने के बाद एक अच्छी सी दुकान भी ढूंढ ली जाती है और फिर उस दुकान से एक अच्छा खासा 30-35 हजार का स्मार्टफोन भी खरीद लिया जाता है। अनीता जो थी वो फोन पाकर बेहद खुश हो गई थी। अनीता सोचने लग जाती है कि उसके दादाजी बहुत ही उसे प्यार करते हैं, लेकिन अनीता नहीं जानती थी कि उसके दादा जो है वो इतना महंगा स्मार्टफोन खरीद करके क्यों दे रहे थे। आखिरकार स्मार्टफोन खरीदने के बाद अब दादा कहने लगता है कि चलो अब अच्छा से कोई खाना भी खा लेते हैं और इस तरह से दादा पोती मिल करके बहुत अच्छा खाना भी खाते हैं। और ये सब काम खत्म करने के बाद जैसे ही शाम के करीब 4 बजे के आसपास का वक्त होता है तो फिर दादाजी अपने पोती अनीता से कहने लगता है कि अनीता चलो अब गांव में चलते हैं। और इस तरह से अब दादा जो है वो अपनी पोती अनीता को लेकर के गांव की तरफ चल पड़ता है। लेकिन तभी दादा सोचने लगता है कि चलो आज अपनी पोती अनीता का भी फायदा उठा लेते हैं। और देखते ही देखते देशराज अपनी पोती अनीता से कहने लगता है कि अनीता चलो खेतों में चलते हैं और खेत में जाने के बाद तुम अच्छी अच्छी स्मार्टफोन में फोटो खींच लेना और मैं भी अपने खेतों की तरफ थोड़ा जा करके खेतों को देख भी लूंगा। और इस तरह से अनीता जो है वो बेहद भोली भाली लड़की थी तो फिर वो अपने दादा की सारी बातों को भी मान जाती और इस तरह से देशराज अपनी मोटरसाइकिल का रुख अपने खेतों की तरफ कर लेता है। 15-20 मिनट के बाद दोनों दादा पोती खेत में पहुंच जाते हैं। खेत में जाने के बाद देशराज जो है वो अपनी पोती अनीता से कहने लगता है कि अनीता जो हमारे खेत में कमरा बना हो तुम वहां पर जाकर बैठ जाओ और मैं जाकर खेतों में राउंड लगा करके आता हूँ। और इस तरह से अनीता जो है वो उस कमरे में अंदर जाकर के अपने मोबाइल फोन बैठकर देखना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ दादा जो है वो मौका पाते ही उस जगह पर चला जाता है जहां पर उसने थोड़ी सी शराब बचा करके रखी हुई थी। देशराज वहां बैठ करके उस शराब को पीता है और जब देशराज को नशा होने लगता है तो फिर नशे की हालत में वो उस कमरे के पास आता है और कमरे के पास आने के बाद वो अपनी पोती से कहने लगता है कि तुमने कुछ फोटो वगैरह ली कि नहीं ली अभी तक। अनीता कहने लगती है कि चलो दादाजी गांव में चलते हैं। लेकिन अनीता को इसी बीच अपने दादा के मुंह से शराब की स्मेल आ जाती है। अनीता अपने दादा से कहने लगती है कि दादाजी आज आपने दिन में ही शराब क्यों पी ली। लेकिन तभी दादा का जो इरादा था वो तो कुछ और ही था। देशराज जो है वो इधर उधर देखना शुरू कर देता है। देखता है कि देशराज दूर दूर तक खेत के अंदर कोई नहीं होता है और फिर इसके बाद देशराज जो था वो तुरंत अपनी पोती अनीता के मुंह पर हाथ रख देता है और इसको कमरे के अंदर लेकर के जाता है। आज भी इसका जमीर मर चुका होता है, इसकी बुद्धि अचेत हो जाती है और इसका दिमाग शून्य हो जाता है और करीब आधे घंटे तक ये जो आदमी होता है वो कमरे में बंद रहता है। लड़की जो थी वो लगातार मना कर रही थी लेकिन दादा इसकी एक भी बात को नहीं सुनता है और फिर देशराज इस गलत काम को अंजाम दे चुका होता है।
इसके बाद देशराज जो था वो बची हुई शराब को वहीं पर बैठ करके पीना शुरू कर देता है और शराब के नशे में टल्ली होकर के वो इसी कमरे के अंदर लेट जाता है। अब जो लड़की अनीता होती है वो जैसे तैसे करके गांव में आ जाती है और गांव में आने के बाद अपने घर पर आती है और फिर अपनी माँ के पास सीधे जाकर के जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। माँ जैसे ही अपनी बेटी को ऐसे रोती हुई हालत में देखती है तो फिर वो उसे पूछने लगती है कि बेटी ऐसी कौन सी बात है कि तुम रो क्यों रही हो, तुम ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ जो तुम इतनी जोर जोर से रो रही है। अब दोस्तों अनीता जो है वो अपनी माँ को अपनी शुरू से लेकर आखिर तक बीती हुई सारी कहानी सुना देती है और जैसे ही माँ सारी बेटी की कहानी को सुनती है तो फिर उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। इसके बाद जो बहू होती है वो भी अपनी बेटी के सामने रोना शुरू कर देती है और रोती रोती अपनी बेटी अनीता से कहने लगती है कि बेटी जिस समय तुम टूर पर गई थी तो तेरे दादा ने मेरे साथ भी 3 रातों तक गलत काम किया था। वो सारी सच्चाई जो है वो अनीता को बता देती है। अनीता को भी ये सुनकर के बहुत ही बड़ा शौक लगा था कि उसके दादा भला ऐसा कैसे कर सकते हैं, यानी कि कुल मिलाकर के उसने अपनी पोती और अपनी बहू दोनों के ही साथ बहुत बड़ा गलत काम किया था। अब दोनों के ही सामने उनकी सच्चाई आ चुकी थी। अब माँ ने भी सारी सच्चाई बयां कर दी। अब जैसे ही अनीता अपनी माँ की इन सारी बातों को सुनती है तो वो बेहद ज्यादा गुस्से में पागल हो जाती है। अनीता अपनी माँ से कहने लगती है कि माँ उस बूढ़े का तो हमें कुछ न कुछ जरूर ही प्रबंध करना पड़ेगा, उसने हम दोनों के ही साथ बहुत गलत काम किया है। अब दोस्तों जो बहू और जो माँ यानी बेटी होती है दोनों अपने घर में हथियार ढूंढना शुरू कर देती है। घर के अंदर एक जंग लगी कुल्हाड़ी पड़ी हुई थी। अनीता जो थी वो उस कुल्हाड़ी को उठा लेती है और फिर उसके बाद अनीता की माँ जो कल्पना होती है वो अपने रसोई के अंदर से धारदार चाकू उठा लेती है। माँ बेटी घर का मुख्य दरवाजा बंद कर देती है और सीधे खेतों की तरफ चल पड़ती है। बीच रास्ते में 2 किसान भी अनीता को मिल जाते हैं। अनीता से पूछने लगते हैं कि बेटी आज तुम खेत में क्या काम करने के लिए जा रही हो। तो अनीता उन्हें कहने लगती है कि हमारे खेत में कुछ ऐसे पेड़ खड़े हैं जिन्हें काटने में ही फायदा है। ये 2-4 बातें कहने के बाद माँ बेटी जो है वो दोनों ही खेत में पहुंच जाती है और खेत में जाकर के माँ बेटी देखती है कि देशराज जो था वो वहां पर शराब के नशे में धुत चारपाई पर लेटा हुआ था। लेकिन अनीता अपने इस दादा को पलक झपकने तक का मौका नहीं देती है। अनीता अपने दादा की गर्दन पर कुल्हाड़ी से कई बार वार कर देती है, जिसके कारण इसके दादा की जो गर्दन होती है दोस्तों वो धड़ से बिल्कुल ही अलग हो जाती है। और तब तक जो कल्पना होती है वो भी अपना पूरा काम खत्म कर चुकी थी। कल्पना इसके चाकू अपने उसने जो चाकू लाए थे उसके बाद उसने 10-12 बार उससे वार किया और इस तरह से जब देशराज की मौके पर मौत हो जाती है तो माँ बेटी यही नहीं रुकती है। दोनों माँ बेटी सोचने लगती है कि हमें पुलिस स्टेशन में जाकर के अपने आप को सरेंडर कर देना चाहिए, आज नहीं तो कल वैसे भी हम पकड़े जाएंगे। तो इस तरह से माँ बेटी दोनों ही पुलिस स्टेशन की तरफ चल पड़ती है और करीब 1 घंटे का वक्त गुजरने के बाद अनीता और कल्पना दोनों पुलिस स्टेशन में जाने के बाद अपने आप को सरेंडर कर देती है। और जब एसपी ओमकार सिंह इन दोनों माँ बेटी की पूरी कहानी को सुनते हैं तो फिर एसपी साहब के भी होश उड़कर रह जाते हैं। लेकिन दोनों ने जुर्म किया था तो जुर्म करने की सजा दोनों को ही मिलनी थी। और इसके बाद पुलिस कल्पना और उसकी बेटी अनीता के खिलाफ चार्जशीट दायर कर लेती है। लेकिन ये बात अब भविष्य के गर्भ में छिपी है कि जज साहब आखिरकार इन दोनों को क्या सजा सुनाने वाले हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कल्पना और अनीता ने देशराज के साथ जो किया, क्या वो सही था या गलत था, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो फिर दोस्तों मिलेंगे एक और घटना के साथ। तो दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही किसी के दिल को आहत करना है। बस केवल आपको सतर्क करना है, आपको जागरूक करना है। तो फिर मिलती हूँ कल आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।